गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। जिस समय आप ये वीडियो सेशन देख रहे हैं उस समय के हिसाब से ये हमारी ग्रीटिंग्स है। और हम लोग ने अब तक इस एप्लीकेशन पे कर लिया है नाउन का लगभग 5 सेशन कंप्लीट। ये छठा सेशन है आपका ग्रामर सेशन का, जिसमें नाउन का ये छठा क्लास है, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे मटेरियल नाउन के बारे में कुछ बातें। और एग्जामिनेशन में इनसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और कल के डेट में अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मटेरियल नाउन से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो काफ़ी ज़रूरी होते हैं और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग पे आधारित होते हैं। इसमें रूल्स रेगुलेशंस काफ़ी कम होते हैं। अगर आप हल्का सा भी अंडरस्टैंडिंग मेंटेन कर लेते हो तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही आरामदायक हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं मटेरियल नाउन की, और क्लास की ही बातें करेंगे। कुछ इधर उधर की बातें हम लोग कर लेंगे फिर बाद में भी, है ना। चलो हम लेके चलते हैं आपको सेशन पे और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वक्त ना गवाते हुए 1 मिनट 20 सेकंड के अंदर हम लोग सेशन में एंट्री कर चुके हैं, और हम सबको पता है कि अब स्ट्रिक्ट नाउन की तरह अगर हम पूछें कि ये नाउन कौन से नाउन के अंतर्गत आता है, तो आपका जवाब होगा कि सर ये अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है, ठीक है, जिसकी काउंटिंग हम लोग नहीं करते हैं। तो पहली बात है कि मटेरियल नाउन का जो कैटेगरी है वो कौन से कैटेगरी के अंतर्गत आएगा, तो आप लोगों का सीधा सा जवाब होगा कि ये अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। बात आएगी कि सर इसका डेफिनेशन आप जानते हो क्या, तो बिल्कुल आप जानते हैं तो बता सकते हैं कि क्या इसकी परिभाषा होने वाली है। चलो आते हैं सबसे पहले इसके डेफिनेशन के, और आप अपने अनुभव के हिसाब से बता सकते हो कि इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए। मेरा जो बेसिक एक तरीका है कि जिसका परिभाषा पूछा जाए उसी से स्टार्ट कर लो। अ मटेरियल नाउन, ठीक है, इज द नेम ऑफ, क्योंकि एक बात तो क्लियर है स्टूडेंट की सबको पता है कि मटेरियल नाउन भी एक नाम ही है। जब ये नाम है तो किसी का तो नाम होगा। चलो मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ। अब बताओ जल्दी से क्या चीज़ का नाम इसको बोलोगे। तो कहोगे सर अगर हम लोग बताएं तो एक तरह से ये बता सकते हैं कि मटेरियल नाउन जो होता है वो नाम होता है वास्तव में किसी भी मटेरियल सबस्टांस का। अब एक बात बताओ, मटेरियल सबस्टांस कितने तरह के होते हैं। आपका शायद सीधा सा जवाब होगा कि सर मटेरियल सबस्टांस की अगर हम बात करते हैं तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 कैटेगरी में होता है। ऐसे तो आप पदार्थ की अवस्थाएं 4 पढ़ाई गई होंगी, जिसमें चौथा प्लाज्मा भी पढ़ाया गया होगा। लेकिन अगर मटेरियल नाउन की बात करें तो ये आपका नेम है मटेरियल सबस्टांस का। क्या चीज़ का नाम है? मटेरियल सबस्टांस का। ओके स्टूडेंट, तो हमको सीधा परिभाषा याद रखना है कि ये मटेरियल सबस्टांस के नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं। चलो अब आर्टिकल की बात हमसे करेगा तो हम लोग क्या बताएंगे कि जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो ए एन से तो ये दूरी बनाएगा, ये बात की गारंटी है ना। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि जो आपके पास ये आर्टिकल की बात करेगा तो आप बोलोगे नहीं सर नहीं ले सकता, क्योंकि कौन सा नाउन था? अनकाउंटेबल। अगर हम इसके नाउन टाइप की बात करें, नाउन टाइप की अगर आप बात करोगे तो सबको पता है कि कौन सा नाउन, जल्दी से बताओ। अनकाउंटेबल। तो जब ये अनकाउंटेबल नाउन है आपके पास, ये आर्टिकल क्या लेगा? जीरो। आर्टिकल लेगा ही नहीं। तो आर्टिकल इसमें हम लोगों को क्या कर देना है? नहीं लगाना है। आर्टिकल की संख्या जीरो कर देनी है। और आप जैसे ही इसको जो बोलते हो कि आर्टिकल की संख्या जीरो, इसका मतलब ए एन से इसने नाता तोड़ लिया। हाँ, द स्पेसिफिक रीजन में आप लगा सकते हो, यानी ए और एन तो ये किसी भी हालत में नहीं लेगा। द कुछ स्पेसिफिक रीजन में ले सकता है, वो तो खैर अलग बात है। वो तो द का अपना एक यूज है, उसके अकॉर्डिंग होगा, ना कि उस नाउन के अकॉर्डिंग होगा। अब नेचर की बात रही तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये आपका जो नाउन है अनकाउंटेबल है, तो आपका इसका जो नेचर होगा वो होगा हमेशा कैसा? सिंगुलर। मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोगों को मेरे क्लास में एक चीज़ हमेशा मिलेगा जो खास मिलेगा, क्या कि आपने जो भी चीज़ पढ़ा होता है उससे जो एक्सेप्शन वाली चीज़ें होती हैं इनकी, या कुछ जो इसका एग्जामिनेशन पॉइंट होता है वो भी हम आपको ज़रूर पढ़ाते हैं। जो ट्रेडिशन से हटके इनके बारे में होता है वो। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन हम आगे वाले क्लासेस में आपको मटेरियल नाउन पढ़ाएंगे आज के ही क्लास में कुछ देर के बाद, तो उसमें बताएंगे कि प्लूरल भी हो सकते हैं, और प्लूरल क्यों होंगे वहां पर, इसका भी कंडीशन है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं उसी ओर। पहली बात हो गया कि मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सबस्टेंस। किसी छोटे से जूनियर बच्चे को पढ़ाने के लिए डेफिनेशन काफी है। आपने नाउन का टाइप पूछा तो आपने बताना है जूनियर बच्चों को कि सर ये अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। आर्टिकल की बात करेगा तो आपने बोला कि अनकाउंटेबल है, तो ए एन तो खैर लेना ही नहीं है इसके साथ में। हाँ, द कुछ स्पेसिफिक रीजन में हम दे सकते हैं। उसके बाद है कि नेचर तो हमेशा सिंगुलर माना जाएगा। चलिए
मैंने क्या बोला कि आपके पास में जो कलेक्टिव नाउन होता है, आपके जैसे मैंने पढ़ाया था उसमें 3-4 टाइप, वैसे ही मैंने यहाँ पे आपको मटेरियल नाउन को कहा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस की कैटेगरी में बाँट लो। तो मैंने इधर कैटेगरी लिख दिया, इधर सॉलिड, लिक्विड और कुछ गैस के एग्जाम्पल्स आपसे लिखवाने हैं। चलो आ जाओ, करते हैं काम शुरू। आप ही बताओ, अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो ये सॉलिड है, सिल्वर की बात करते हैं तो ये सॉलिड है। अगर हम किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा चीज़ की बात करते हैं जो हमारे आसपास में मेजरमेंट करके मिलता है लेकिन सॉलिड है, तो उन सबको हम इसमें रख सकते हैं। चलो, ये तो हमारे पास 3 हो जाएंगे, आभूषणों के श्रेणी वाले वर्ड हो जाएंगे। फिर हम लोहा की बात कर लेंगे तो ये भी सॉलिड मटेरियल है। अगर हम यहाँ से फाइबर की बात कर लेंगे तो ये भी हमारे पास में क्या है, सॉलिड मटेरियल है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा वुड की बात कर लो, लकड़ी की बात कर लो, जो ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि यूज होता है उसकी बात कर लो, तो वो भी आपके पास में क्या हो गया, सॉलिड का उदाहरण हो। लिक्विड की बात करोगे तो सबसे पहले हमको यही याद आएगा कि जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, जिससे हमारे हड्डियों में मजबूती आई है ना, मम्मी के दूध से हो या फिर गाय के दूध की बात कर रहे हो, मिल्क की बात में कर रहा हूँ, लिक्विड की बात कर रहा हूँ। फिर हमारे पास जितना भी प्रकार का बीवरेज होता है, पेय पदार्थ होता है, उन सभी को हम यहाँ पे रख सकते हैं। कोई भी बीवरेज को रख सकते हैं। जैसे आपने चाय की बात करी है, चाहे आपने कॉफ़ी की बात करी है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि आपके पास में लिक्विड के अंतर्गत आती हैं और ये मटेरियल नाउन में काउंट किया जाता है। किसी बच्चों के लिए ये टेबल ज़रूरी है, आपके लिए नहीं, अगर आप सीनियर बच्चे हैं। गैस की बात करते हैं तो सबको पता है कि आप एयर बोलोगे तो इसमें गैस का सेंस आएगा। अगर सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर परफ्यूम की बात करते हो तो इसमें यही चीज़ आता है। ठीक है ना। अगर आप किसी खाने के अंतर्गत जो थोड़ा सा भाप निकल रहा होता है, एरोमा, सुगंध की बात करते हो, ये सब आपका गैस के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा एक टेबल था जो जूनियर बच्चों के लिए है, सीनियर बच्चों के लिए कुछ खास इसमें नहीं। मैंने आपको बोला था ना कि मैं आप लोगों को कभी भी पढ़ाऊंगा तो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम पॉइंट जरूर पढ़ाऊंगा। तो आगे आपका शुरुआत हो गया आज के क्लास का। अभी तक आप जो क्लास देख रहे थे, 2 मिनट 3 मिनट का जो सेशन आपने देखा, 4 मिनट का बेसिक था। अब यहाँ से एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी बातें चलने वाली हैं। पहली बात है मटेरियल नाउन स्पेशल पॉइंट में मैंने लिखा है कि नाउन ऑफ करेंसी सेंस अगर रहेगा तब क्या करेंगे। मैंने बोला नाउन ऑफ कौन सा सेंस था स्टूडेंट, करेंसी से। पहले कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको बैंक में जमा करने जाना था तो अपना सेविंग्स, किसी मजदूर को हम जो देते हैं वो होता है मजदूरी। ठीक है। उसके बाद आपके पास में जो इनकम होता है उसे कहा जाता है अर्निंग्स। हम जो कीमती सामान अपने घरों पे रखते हैं उनको कहा जाता है वैल्यूएबल्स। चलो, एग्जाम्पल ही ज़्यादा हम लोग करने वाले हैं, तो ये तो हो गया आपके पास में। किसी भी व्यक्ति को जो हम कुछ दान वगैरह करते हैं तो वो बेजज होता है, और अगर वो खुद मांगने आता है तो उसे हम भिक्षा यानी अल्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्म्स कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबल एग्जांपल हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इनको पहले आपको मैं बता देता हूँ। एक बात आपने गौर किया क्या, गौर ये करना है कि क्या आप बैंक में 1 रुपया जमा करने जाते हो। आपका सीधा जवाब आएगा नहीं, संजय दत्त का स्टाइल में नहीं। इसका मतलब हुआ कि बेजज यानी मजदूरी, क्या किसी मजदूर को आप 1 रुपया देते हो मजदूरी, कहोगे नहीं। आगे की बात है अर्निंग्स। अब अर्निंग आपके पास जो होता है वो, अर्निंग जो होता है वो 1 रुपया से ज़्यादा होता है ना, तो वहाँ भी आपका प्लूरल सेंस है। आपके यहाँ जो हीरे मोती जवाहरात और सिल्वर गोल्ड के जो ज्वेलरीज हैं, वो ज्वेलरी आपके पास में क्या 1 रुपया से ज़्यादा का है ना सर। ये सारी की सारी जो बातें हो रही हैं करेंसी सेंस वाली, इन सब का वर्ब जो होगा, नेचर जो होगा, वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। नेचर होगा ऑलवेज प्लूरल, ऑलवेज। इसलिए जब इनका वर्ब रखने की बारी आएगी तो हमेशा हमको क्या रखना पड़ेगा, प्लूरल। जब करेंसी सेंस के नाउन की बात आती है तो मैं इसको स्पेशली आप लोगों को जरूर पढ़ाता हूँ अलग से। ओके। और यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, वेजेज, अर्निंग, वैल्यूएबल, अर्म, सेविंग्स, ये कम से कम 4-5 ही हैं, लेकिन बहुत जरूरी है, ध्यान देना। अब आता है नाउन विथ एस और यस। मतलब हमारे पास कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके लास्ट में एस और ईएस होता है, और ये आपका खास करके मटेरियल नाउन भी होता है। अब जरा देखिएगा कैसे कैसे, कौन कौन से टर्म्स हैं। यहाँ से एक बात तो आपको मैंने सिखा दिया कि अगर आप बेज लिखोगे तो ये गलत है, आपको क्या लिखना पड़ेगा, बेज। अगर आप सेविंग लिखोगे तो ये गलत है, आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेव।
अगर आप बिलोंगिंग्स लिखोगे तो एस लगा के लिखोगे तब तो सही है, आप अगर यहीं पे छोड़ रहे हो तो गलत हो जाएगा। अगर आप वैल्यूएबल्स की बात कर रहे हो तो वैल्यूएबल नहीं लिख सकते हो, आपको एस तो लगाना ही पड़ेगा। मतलब मेरी बात समझ रहे हो, ये करेंसी सेंस वाले नाउन से ही मैंने उठा करके ले आया, ठीक है। अगर आप कहीं पे भी लिखा हुआ देखते हो ALAM, ये गलत देख रहे हो, आपको उसमें एस लगाना ही पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा। ये हो गया। चलो, पेजेज की बात मैंने कर रखी थी, हाँ कर रखी थी, चलो ठीक है। अब कल के डेट में आप मार्केट से खरीदने जाते हो और बोलते हो कि वेजिटेबल नहीं, आप एक से ज़्यादा सब्जियां लेके आते हो। सर झूठ मूठ का बताना नहीं है, जो बता जानते हो जो बोलते हो वो सही बोला करो। तो क्या यूज करना है, वेजिटेबल्स। अब कल के डेट में रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, आप एक चीज़ का ऑर्डर नहीं देते हो भाई, एक से ज़्यादा चीज़ का ऑर्डर देते हो, तो वहाँ भी ऑर्डर नहीं, क्या बोलना है, ऑर्डर्स। कल के डेट में आप राशन की बात करोगे तो आप राशन का मतलब बोलना ही चाह रहे हो कि आपके घर में एक से ज़्यादा चीज़ कम पड़ गया है और वो सब एक दुकान के यहाँ से आप लाने वाले हो, तो क्या बोलोगे हमेशा, राशन। यानी ये सारी की सारी जो बातें हैं आपके पास में प्लूरल हो गई। ओके, यही मैं कह रहा था कि आपको नाउन जो होता है एस और यस, वो आपका हो सकता है मटेरियल नाउन में भी आए, भले ये आपका अनकंटेबल नाउन है, लेकिन इसका वर्ब नेचर कैसा आप चला जाएगा, प्लूरल चला जाएगा। यानी कि इनका वर्ब आप आराम से इत्मीनान से रख सकते हो, और वो है आप लोगों का क्या चीज, यही हमको पहले सिखाना था कि एक तो करेंसी सेंस के नाउन क्यों एस लेते हैं, दूसरा आपने सीख लिया कि करेंसी सेंस के नाउन में एस लगाएंगे, जरूर लगाएंगे, उसमें एस नहीं हटा के लिख सकते हैं। फिर उसका वर्ब वगैरह प्लूरल होगा, क्योंकि नेचर इनका एक से ज़्यादा रुपए के कारण प्लूरल है। देखिए, अब हम आज के क्लास में मटेरियल नाउन में सिखाने वाले हैं आप लोगों को कि कैसे हम मेजरमेंट करेंगे मटेरियल नाउन का। जैसे हम लोग मार्केट से खरीद करके सेब लाते हैं, कभी एक सेब क्या, आप दो सेब खरीदते होगे, कैसे, दो सेब लेते होगे, उसको चढ़ाते होगे तराजू पर, फिर उसका जो वजन होता होगा, उस वजन को आप लोग है जो कि सिंपल है, जो कि आधा किलो हो, 400 ग्राम हो, 300 ग्राम हो, 125 ग्राम हो, 200 ग्राम हो, आप उस ग्राम के पैसे देते हो। लेकिन आप कह रहे हो कि हम तो दो सेब खरीद के लाए ना। तो ये बड़ा ही कन्फ्यूजन है मटेरियल नाउन के अंतर्गत, कि हम चीज़ों को गिनती भी कर लेते हैं, वजन भी कर लेते हैं एक ही चीज़ को। केला, आप लोग क्या कभी एक केला खरीद के मार्केट से लाए हो, कभी याद करो। शायद आप वेस्ट बंगाल या कुछ इंडिया के स्टेट्स में जाओगे तो वहाँ पर एक दो केला मिलता भी है, क्योंकि उसका केला का जो वही होता है ना, वजन होता है एक एक केले का, काफ़ी ज़्यादा होता है। अब इस वजह से क्या होता है ना कि बहुत जगह एक एक दो दो केला बिकता है, लेकिन मैक्सिमम जगह खौर बिकता है या तो दर्जन के हिसाब से बिकता है। इसका क्या मतलब है कि मटेरियल नाउन का मेजरमेंट हमारे यहाँ बहुतों तरीके से होता है। तो चलो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं डोमेस्टिक मेथड। कौन सा तरीका, डोमेस्टिक। हम डोमेस्टिक मेथड की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि एग्जाम में मैंने देखा इससे भी क्वेश्चन आता है। डोमेस्टिक मेथड का ये मतलब है बउआ, जैसे मान लो आपके घर में पहले से 3-4 लोग थे, 4 लोग थे मान लेते हैं, 6 लोग और आ गए मिलने के लिए। अब उसमें क्या हुआ कि आपको 10 लोगों के लिए चाय बनाना है, और आपको आदत है कितना लोगों का, 4 लोगों का। मम्मी ने कहा कि जाओ ना गप उप करते हैं आंटी उंटी के साथ में, आप जाके चाय बना के लेके आओ। अब हमारी सिस्टर चले जाएंगे चाय बनाने के लिए, या आप चले जाओगे चाय बनाने के लिए। अब देखो होगा क्या, आप पूछोगे मम्मी चाय बनाने का जो प्रोसेस है, तो चलते हैं, कितने लोगों के लिए बनाना है। अब आपने पूछा कि भाई दूध कितना डालना है। मम्मी ने कहा कि कुछ नहीं करो, एक सॉसपेन ले लो, उसमें आप 7 कप, क्या 7 कप दूध डाल दो। 10 लोगों के लिए चाय बनानी है, 7 कप दूध, कोई गलत नहीं है, ठीक है। अगर आपके यहाँ दूध अच्छी क्वालिटी का है तो उसमें पानी मिक्स करिए, नहीं तो दूध नहीं अच्छा क्वालिटी का है तो नहीं, 10 का 10 ही आप डाल सकते थे। लेकिन मम्मी ने कहा 7 कप। अब आपने पूछा 7 कप का मतलब 7 कप भर के कि 7 कप आधा था। अब मम्मी ने आपको तमाचा लगाने के मूड में बोला, अरे 7 कप भर के ना डालेगा बुद्धू ये। अब आपने कहा कि मम्मी बनाना तो 10 लोगों के लिए था, तो 7 ही कप डलवाए। अब मम्मी ने कहा कि अरे बुद्धू पानी नहीं डालोगे। अब आपने पूछा कितना, तब उन्होंने कहा 3 गिलास डाल दो, छोटा वाला गिलास से। फिर आपने पूछा भर के कि खाली, तो मम्मी ने कहा एकदम पिटाओगे तुम अब, है ना, भर भर के डालो, भर भर के। चलो ठीक है, आपने भर के डाल दिया। अब बारी आएगी आपके पास चाय पत्ती की। अब मम्मी ने कहा कि जब 10 लोग हैं तो भाई सिंपल है, कम से कम 4 चम्मच तो डालो।
4 चम्मच चाय पत्ती जो होती है, टी लुप्स उसके या स्पून आता है उसके हिसाब से डालना है, बड़ा वाला से तो डालेंगे तो बहुत कड़वा हो जाएगा। मम्मी ने कहा कि 4 चम्मच। फिर आप पूछ रहे हो खाली की भर के, मैंने फिर डाटा, भर भर के डालने बोले ना, एक बार बोल दूँ, यानी 4 चम्मच आपको उसमें चाय पत्ती डालनी थी। अब बारी आएगा आपके पास में क्या चीज का, चीनी का, क्योंकि उतारते समय चीनी वगैरह पड़ेगा। अब जब चीनी उतारते समय पड़ेगा तो आप चम्मच से डालोगे। आपको अगर मम्मी चम्मच से भूल जाते हैं, जो बताओ ना मुट्ठी से कितना डाल दें, मुट्ठी, समझ रहे हो, मुट्ठी। अब उसके बाद आपके मम्मी ने कहा 2 मुट्ठी डाल दो, टेस्टफुल, FISTFUL। अब उन्होंने जब 4 मुट्ठी या 2 मुट्ठी जो आपको डालने के लिए बोला, वो भी तो मेजरमेंट ही हुआ ना, है ना, कि 2 मुट्ठी। अलग बात है कि आप छोटा बच्चा है तो आपकी मुट्ठी का थोड़ा सा कम होगा क्षेत्रफल, तो भैया उसके हिसाब से ज़्यादा मुट्ठी डालना पड़ेगा। अब लास्ट में आपने बोला कि भाई कुछ अदरक बदरक हो या एक्स्ट्रा चीज़ें, सीधे इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक्स्ट्रा चीज़ें, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जैसे कि अदरक इलायची ये सब कुछ डालना है मम्मी की नहीं। तो मम्मी ने कहा कि हाँ चुटकी भर डाल दो, कुछ कुछ थोड़ा सा इलायची वगैरह का चूरन वगैरह हल्का हल्का। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई 3 चुटकी डाल दो ना। अब ये होता है पिंच, है ना, क्या होता है स्पिन। अब इस सेंस में हम लोगों ने थोड़ा सा सीखा, जब प्लेन चाय बनाते हो तो रहने दो कुछ। अब ये जो आपने चाय बनाने का प्रोसेस देखा घर में, ये डोमेस्टिक यूनिट का जो सिस्टम आपने देखा और समझा, उससे एक बात तो पता चल गई कि हमारे पास जब डोमेस्टिक मेथड की बात करेंगे तो हमारे पास सबसे पहली बात ये रहेगी कि हम लोग यूज करते हैं क्या चीज, फूल, टू द लास्ट, कहाँ पे, लास्ट में, ऑफ द वर्ड। जो वर्ड हमारे पास दिया रहता है उस वर्ड के लास्ट में हम लोगों को डालना पड़ता है क्या, फुल। अब सवाल खड़ा ये होता है कि एस कहाँ पे लगाएंगे। एस और ईएस अगर आपको लगाना है टू द लास्ट, वो भी आपको लास्ट में लगाना है। एग्जाम्पल आपके पास में हुआ, आई एडेड, कितना था, 7, है ना, 7 कप फुल ऑफ मिल्क, कॉमा, कितना था, 3, 3 ग्लास फुल ऑफ वाटर, कॉमा, कितना था, 4 चम्मच, 4 स्पूनफुल, स्पूनफुल हो गया ऑफ टी लिप्स, कॉमा, उसके बाद था आपके पास में मुट्ठी, है ना, कितना, 2 चम्मच चीनी, 2 मुट्ठी, है ना, इस्ट, FISTFULS, फुल्स ऑफ शुगर। अब उसके बाद हो गया टू मेक टी और 10 पीपल। आप लोगों ने यहाँ से सीखा आज के क्लास में कि हम जब मेजरमेंट की बात करते हैं तो खास करके डोमेस्टिक यूनिट से क्वेश्चन एग्जाम जब पूछता है तो उसमें जो एस लगाने की परंपरा है लास्ट में है, उसी को वो क्या करेगा कि बीच में लगा देगा, यानी कि 3 कप्स फुल कर देगा। कप्स फुल नहीं करना है, कप फुल्स करना है, यानी फूल के लास्ट में एल के बाद हमको लगाना है। ये बात हम लोगों को थोड़ी सी क्या करनी है, ध्यान देनी है। चलिए ठीक है ना। ये चाय बनाने की जो परंपरा है, इस चाय बनाने की परंपरा से हम लोगों ने थोड़ा सा क्या किया, मटेरियल नाउन का डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट को सीख लिया है। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम लोग चलते हैं आगे आज के क्लास में। ओके ना, बाकी आप इसको कंटिन्यू कर लीजिएगा, नोट राइट डाउन बढ़िया से, जब भी आप इस वीडियो सेशन को देख करके अपने नोट्स को बना रहे होंगे। मेजरमेंट के और भी बातें हैं जो हम आराम से आपको सिखाने वाले हैं। फिलहाल हम आपको सिखाते हैं फ्रैक्शन एंड परसेंटेज के। देखिए फ्रैक्शन एंड परसेंटेज जो टॉपिक होता है वो तो मैथमेटिक्स का टॉपिक है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर सेक्शन में इसका बहुत योगदान। तो चलो हम इंग्लिश ग्रामर सेक्शन में इसकी बात को समझाते हैं कि कैसे है। चलो, क्या आपने कभी सोचा था इस बात को कि फ्रैक्शन और परसेंटेज पहले नाउन के टॉपिक में हम पढ़ेंगे? कुछ बच्चों का जवाब होगा शायद नहीं। चलो हम लेके चलते हैं आपको और सिखाते हैं आज के क्लास की खास।
चलो हो गया, अगर आपको दिख रहा है तब तो ठीक। अब जरा सा मैं आप सबसे पूछता हूँ, आप ही लोग बताओ, ये जो शेडेड पोर्शन है, इस शेडेड पोर्शन को आप क्या बोलोगे? आप कहोगे सर इसको मैथमेटिकल भाषा में हम कहेंगे 1/2 और हिंदी भाषा में कहेंगे आधा, इंग्लिश भाषा में कहेंगे हाफ, परसेंटेज वैल्यू में कहेंगे 50 पर। क्या बोलेंगे? 50। चलो ठीक है। पहली बात तो हम लोगों को ये जानकारी है, इसमें कुछ ऐसा मैंने नहीं आप सबसे पूछ लिया या बता दिया कि जो आपको जानकारी ही नहीं। चलिए स्टूडेंट, अब जरा सा समझते हैं नेक्स्ट फिगर को, दूसरे तक। अब जरा बताइएगा इसके बारे में क्या ख्याल है। ये रहा, क्या बोलेंगे मैथमेटिकली 1/4। इंग्लिश में 1/4 बोलेंगे, हिंदी में सॉरी, और इंग्लिश में बोलेंगे आप 1/4। क्या बोलेंगे? 1। अगर हम परसेंटेज वैल्यू की बात करें तो आप शायद बोलेंगे 25%। चलो ये भी सही है। अब जरा सा और सीखते हैं। अब ये मत सोचना कि हम मैथमेटिक्स पढ़ाने लग गए, है ना, ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, इसलिए हमको समझाने के लिए इसका यूज करना पड़ रहा है। अब किसी ने आपसे ये पूछ दिया कि अच्छा सर ये बताओ, क्या तो ये के बारे में क्या, तो आप कहोगे सर ये तो हो जाएगा 3/4। 3 भाग सेटेड है, पूरा 4 भाग है, और इसको हम 3/4 बोलेंगे हिंदी में, और इंग्लिश में बोलेंगे 3। अब यहीं पे आप गच्चा खाओगे, इसको आप 3/4 नहीं बोल सकते हो, इसको बोलना है तो बोलो 3/4 एस लगा के। ग्रामर आपका जो है यहीं पर गच्चा खाता है, और यही सब चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करने से एग्जाम में कॉमन एरर क्रिएट होता है, और वही आपसे पूछा जाता है भर भर के। तो 3/4 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 3/4 बोलेंगे। अगर आपको फोर्थ में एस लगाने का नहीं मन करता है तो मत लगाओ ना, हम कोई इंसिस्ट करने वाला काम कभी नहीं करते हैं। अब 3 और 4 के बीच में माइनस का ये चिन्ह जो होता है ना, हाइफन टाइप का, वो डाल दो। और ये जो माइनस का चिन्ह डैश आप डाल दोगे ना, इससे फायदा आपका ये हो जाएगा कि आपको ना एस लगाने का लोचा खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब जरा सवाल ये खड़ा होता है कि हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे आएगा क्वेश्चन। चलो देखते हैं कैसे आएगा। पहली बात यहाँ पर एक चीज जो नोट करनी है आपको, वो कर लो। क्वेश्चन मैक्सिमम जो आता है वो होता है वर्ब, यही पूछता है वर्ब आफ्टर फ्रैक्शन। चलो ऐसा नहीं करते हैं, सीधे लिखते हैं वर्ब ऑलवेज कम्स अकॉर्डिंग नाउन, नॉट अकॉर्डिंग फ्रैक्शन और प्रेजेंट। मतलब सर ये हुआ कि जो क्वेश्चन का नाउन है ना, वो मेन हीरो है। क्वेश्चन के नाउन के अकॉर्डिंग हमको चलना है, ना तो हमको फ्रैक्शन देखना है ना हमको परसेंट देखना है। जो भी वर्ब होगा वो हमेशा नाउन के अकॉर्डिंग होगा, ये हमें ध्यान देना है। चलिए अब इस बात को अमल में लाते हुए हम लोग क्या करते हैं, कुछ सेंटेंसेस देख, तब जा करके हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर। चलो मैंने कहा कि ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन। 75% ऑफ द, बाय द वे मैंगो का सीजन ऑफ हुआ है लेकिन अभी है थोड़ा ताज़ा, तो ले लेते यही। और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया स्वीट। स्वीट क्या मतलब, पका हुआ लिख देते हैं, राइट। अब हमको बाज या बेर रखना था, बाय द वे क्या रखना था, बाज या तो, बताओ स्टूडेंट, बाज रखें कि बेर रखें? आपने क्या सीखा कि क्वेश्चन में जो नाउन होता है वो हीरो होता है, नाउन के अकॉर्डिंग चलना है, ना कि हमको चलना है फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। तो 75% को मत देखो, क्वेश्चन में जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग चलो, और इस नाउन के अकॉर्डिंग आंसर क्या कर लो। अब इसी को आप लिख सकते हो 3/4। पहली बात मैंने बोला 3/4 नहीं, क्या बोलना है, 3/4 ऑफ द मैंगो। ठीक है सर। अब उसके बाद फिर से ऑप्शन रख लो बाज और वर, और उसके बाद रायपिन।
अब की बार गौर करना, क्वेश्चन में मैंगो नहीं मैंगोज है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर एक ही आम का 3/4 भाग पूछ रहा था, तब तो हम एक मैंगो के कारण सिंगुलर कर दिए, लेकिन यहाँ पे मैंगो की संख्या कहीं ना कहीं क्या है, ज़्यादा है, और उन ज़्यादा आमों में से लगभग 3/4 यानी 3/4 जो है वो खराब हैं या पके हुए हैं। तो क्वेश्चन में 3/4 का मतलब एक से ज़्यादा आम की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैंगो जो आपके पास प्लूरल नाउन था उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या कर लेना, पेयर कर लेना। क्लियर। तो हम लोगों ने क्लास में आज सीखा है क्या कि फ्रैक्शन या परसेंटेज को लिखने का एक बेसिक तरीका होता है, और वो बेसिक तरीका क्या है कि हम लोगों को हाफ बोलना है, 1/4 बोलना है, 3/4 बोलना है तो माइनस का चिन्ह देके, या 3/4 बोलना है। अब 2/3 बोलेंगे तो सही है, 2/3, लेकिन हमें अगर हाइफन नहीं देने का मन है, डाइस जो माइनस का चिन्ह नहीं देने का मन है, 2/3 बोलना पड़ेगा। क्लियर हुआ। और उसके बाद जब भी इनका वर्ब रखना है तो हमेशा नाउन के अकॉर्डिंग रखेंगे, है ना, ये हमेशा आपको ध्यान देना होगा थोड़ा सा। चलिए, उसके बाद हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट है जो कि इस अब्स्ट्रैक्ट नाउन मटेरियल नाउन के क्लास में सीखना जरूरी होता है, और वो है अबद से पहले। क्या चीज़ से पहले? अबद से पहले। अब अबद से पहले का मतलब सर, तो क्या पढ़ने बोल रहा हूँ मैं? अबद। चलो आ जाओ, इसको मैं पढ़ने बोल रहा हूँ क्या? अबद, यहाँ तक पूरा ठीक है। और इसको पढ़ने का रहा हूँ से, और इसको पढ़ने का रहा हूँ क्या? पहले। पढ़ने का तरीका डेवलप कर लो, अबद से पहले याद हो जाएगा। कहना देखो ये है कि A4 होता है अमाउंट, उसके बाद आती है बारी W की, W4 होता है बेट। चलो ठीक है, W4 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? चलो उसके बाद आता है आपके पास में D4 होता है डिस्टेंस। उसके बाद है H4 होता है हाइट। उसके बाद है S, अब S4 होता है स्पीड। और लास्ट में बचा P, और P का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम। जब भी हम लोगों को ये सब दिखाई पड़ता है, इन सभी का वर्ब जो होता है आपको क्या करना होता है? सिंगुलर रखना होता है, ये ध्यान देना है। इन सभी का वर्ब को सिंगुलर मानने की परंपरा है। अब क्यों मानते हैं ये भी मैं आपको सिखा दूंगा, आप पैनिक ना होइएगा बस। चलिए, अब जरा एग्जाम्पल पर गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा एग्जाम्पल पर। अमाउंट की बात हो रखी है ना, ये लीजिए, आपने लिखा 10,000 और उसके बाद रुपीज कर लो, ईज और आर की बात कर लो, नॉट अ बिग अमाउंट। कोई बंदा लड़ाई कर रहा है, किसी की जान लेने के लिए एकदम उतारू हो गया, और बजा पता चला कि 10,000 रुपया उसने उससे लिया था और वो लौटा नहीं रहा है। अब वो लौटा नहीं रहा है, इसलिए उस आदमी ने उसको जान से मारने का कोशिश की। अब आपको पुलिस वाले ने समझाया या फिर प्रशासनिक रूप से किसी व्यक्ति ने समझाया कि भैया आज के समय में 10,000 रुपया कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, अगर वो नहीं दे रहा है तो उसके लिए आप उसका जान नहीं ले सकते हैं, आप इसका दूसरा प्रोसेस अप्लाई कीजिए। चलिए, अब बताइए, आपने 10,000 रुपया जरूर देखा, लेकिन ये 10,000 रुपया एक अमाउंट है। ये 10,000 रुपया आपके पास जो है, ये 10 के रुपी, ये 10 के रुपी आपके पास में एक अमाउंट है, और ये जब तक एक अमाउंट है तब तक आपको सिंगुलर ही मानना पड़ेगा इसका भाव। ठीक है, आंसर करेंगे हम मान लेते हैं 60, और उसके बाद मैंने लिख दिया किलोग्राम। बाज और वर यहाँ पे मैंने लिख दिया, और हर क्या लिख दिया मैंने? काफ़ी विवाद हुआ है, आप लोग भी सुने होंगे ओलंपिक वगैरह में, है ना, वजन ज़्यादा होने की वजह से खिलाड़ी को फाइनल से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मैंने ये सेंटेंस वहीं से इंस्पायर्ड होकर लिख दिया बाय द वे, कि 60 किलोग्राम्स बाज बेयर हर वेट। अब बताइए, 60 किलोग्राम जो था वो एक वेट था ना, एक खिलाड़ी का, एक प्लेयर का एक वजन था। अब इसको आप 60 किलोग्राम को 60 भागों में तो नहीं बांट के बोल रहे हो, टोटल को एक पाँच मिला के बोल रहे हो, एक यूनिट के तौर पे बोल रहे हो, और ये एक यूनिट होने के कारण सिंगुलर होगा। तो आंसर क्या करना होगा? बाज। उसके बाद डिस्टेंस वाला क्वेश्चन एग्जाम बहुत पसंद करता है, तो हम लोगों को बना लेना चाहिए का क्वेश्चन। तो लिखते हैं 10 माइल्स हैज या हैव बीन कवर्ड ऑन
कहने वाला कहना चाह रहा है कि हम लोग 10 मील का दूरी पैदल ही चलकर गए थे, ठीक है ना, पैदल ही चलकर गए। अब जरा सा क्वेश्चन में गौर कीजिए, 10 मील का मतलब क्या? आपने 10 मील एक साथ पैदल चल के चला है और इसी वजह से ना आज हल्ला कर रहे हो, बड़ाइया कर रहे हो अपने बारे में कि हम 10 मील पैदल चल के गए। यानी आप 1 मील जाते तो हल्ला नहीं करते, अब 10 मील गए हैं और पैदल गए हैं, इस बात का आप हंगामा मचाए रखें। इसका मतलब 10 मील एक दूरी है और एक दूरी होने के कारण आंसर क्या करेंगे हम? हैच करेंगे। चलिए, तो ये रहा आपके पास में अबज से पहले का कॉन्सेप्ट। आप इसी तरह से हाइट और पीरियड ऑफ टाइम वाले क्वेश्चंस भी आराम से सोल्व कर पाएंगे। बाकी मैं प्रैक्टिस में आप लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा ही। अब आगे की कहानी में हमारे पास है स्टार्ट में प्रैक्टिस सेशन। हाँ, एक चीज़ मैंने आप लोगों को वार्निंग करना था, जो मैं वार्निंग तो उसमें किया नहीं। देखो ये वार्निंग क्या है, मैं वार्निंग पहले आपको दे ही देता हूँ। देखो, अब टीचर का काम होता है कि वो चीज़ों को सिखा देते हैं, समझा देते हैं, और कई बार क्वेश्चन उस समझ और क्षमता के बाहर आ जाता है और बच्चे पैनिक होकर के गलतियां करते हैं। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है पहले, ₹100 आज देर। बताओ, आंसर सही है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये सीखना है कि क्या हम आर्टिकल ए एन लगाते हैं तो उसके लिए हम नाउन को बीच में रखते हैं या लगभग अंत में रखते हैं। मेरी बात का ये मतलब है बउआ कि जब आर्टिकल यहाँ पे ए एन है तो इसका जो नाउन है वो कौन है? नो। यानी आर्टिकल ए के लिए यूज होने वाला जो नाउन है वो नोट है। तो ये जो एस आप यहाँ बीच में लगाइएगा वो कभी भी होगा सही? कभी भी सही होगा? नहीं होगा। और यही चीज़ आपको गौर करना है मटेरियल नाउन के क्लास में, क्योंकि आजकल का ट्रेंड में ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है कि आर्टिकल ए एन से सेंटेंस स्टार्ट करेगा, बीच में किसी वर्ड में एस वगैरह लगा देगा और वो हमको हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका नाउन तो होगा लास्ट में और वो होगा सिंगुलर, तो बीच में एस वगैरह की क्या ज़रूरत है। अब जरा सा आगे देखते हैं। और बाय द वे, कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पास दो 500 रुपये के नोट हैं, तो भैया आपके पास ये 500 रुपये के जो नोट हैं वो कितने हैं? दो हैं। तो आपको जो दो बोलना है वो किसको बोलना चाहिए था? तो नोट में नहीं लगाइएगा, आप नोट में नहीं लगाइएगा कि 500 नोट्स पेयर देयर। तो क्वेश्चन में जो एस लगाना है आपको यहाँ पे लगाना था, ये जो रुपीज में आप एस लगाने का कोशिश किए ये गलत हुआ ना, यही ध्यान देना है। यही मुझे वार्न करना था आप लोगों को कि ए एन लग गया तब तो कहीं पे भी कुछ नहीं लगेगा। 2 3 4 5 भी लग गया है तो उसका जो नाउन होगा उसमें ही आपको एस लगाना है, उसके पहले आपको नहीं लगाना है। चलो अब इसी तर्ज पर एक क्वेश्चन और समझ। कुछ जगहों पर इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से पढ़ने को पढ़ाने को मौका हम लोगों को मिलता है, खास करके देखिए, जैसे मैंने लिख दिया 5, ठीक है सर 5, और उसके बाद 100, फिर मैंने लिख दिया लीटर, और फिर मैंने लिख दिया मिल्क, आज के साथ मैंने बोल दिया पाउ। अब ये मत कहना कि बेयर करो, हम नहीं करेंगे। आपकी बात सुनने का पूरा हमको है, जो कि भाई कानूनी रूप से अधिकार है कि टीचर हम हैं, स्टूडेंट आप हैं, आप सुनाइएगा, हमको सुनना पड़ेगा। लेकिन कहीं कहीं पे हम नहीं सुनेंगे और ये आपको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब करो कि सर 5 है, फिर भी आप करो कि वेयर नहीं करेंगे, बाज ही करेंगे। क्या इसका नाउन अनकंट्रेबल है ना? इसका नाउन कौन है? इसका जवाब आप लोगों को खुद ही मिलेगा कि सर इसका नाउन तो मिल्क है। अब मिल्क है अनकंट्रेबल नाउन, अनकंट्रेबल का मतलब सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब के तौर पे बाज बिल्कुल क्या था, यानी कोई गलती नहीं। ना तो हम कहीं पे एस लगा पाएंगे, ना तो हम वर्ब को पुलर कर पाएंगे। ये सब चीज़ें जो हैं ये समझने की चीज़ें, मैंने पहले ही कहा था कि मटेरियल नाउन में रूल रेगुलेशन अगर आपको कोई सर पढ़ा रहे हैं तो शायद सर को भी पढ़ने की आवश्यकता पड़ जाएगी कि सर आप कैसे रूल रेगुलेशन की बात कर सकते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग पे आधारित है। अब एक क्वेश्चन और, 100 ऑफ स्टूडेंट, चलो ठीक है 100 ऑफ स्टूडेंट हो गया, और उसके बाद यहाँ पे हो गया हैज, चलो बाज ही रखते हैं, हटाओ, बाज या बेयर दोनों रखते हैं, बेयर। मतलब कहने वाला कहना चाह रहा है कि 100 से भी ज़्यादा विद्यार्थी स्ट्राइक पर थे,
आप खुद ही सोचिए और समझिए और बताइए कि क्वेश्चन में पहले आप कहना क्या चाह रहे हैं। कहना आप चाह रहे हैं कि 100 विद्यार्थी, कहना क्या चाह रहे हैं 100 विद्यार्थी। जब हिंदी में आप 100 विद्यार्थी कहना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक बार तो आपने क्लियर कर दिया कि 100 में क्या होना चाहिए, एस। और स्टूडेंट काउंटेबल है कि नहीं, तो आपका जवाब होगा हाँ है। तो जब है ही काउंटेबल तो इसमें भी एस लगेगा। अब ये सीखने वाली बात को हम लोग नाम देते हैं कंप्लीट फ्रैक्शन और इनकम्प्लीट फ्रैक्शन। यानी कि आपके पास जब इंग्लिश पढ़ते हो तो फ्रैक्शन का दो टाइप आता है। एक है आपके पास में कंप्लीट फ्रैक्शन, और दूसरा है इनकम्प्लीट फ्रैक्शन। इनकम्प्लीट फ्रैक्शन, ठीक है। इनकम्प्लीट फ्रैक्शन में जानकारी हमें नहीं रहती है कि कितने लोग, जैसे 100 विद्यार्थी का मतलब कितने 100 विद्यार्थी, कम से कम 100 मान रहे हो ना, लेकिन मैक्सिमम पता नहीं सर। इसका मतलब इसमें हमारे पास संख्या नहीं पता रहता है। इनकम्प्लीट फ्रैक्शन में हमारे पास जो होता है वो जानकारी क्या होती है, अधूरी होती है। जानकारी अधूरी होती है और इसी वजह से इनको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्रैक्शन। और कंप्लीट फ्रैक्शन में जानकारी पूरी होती है। जानकारी क्या होती है, पूरी होती है, और इसी वजह से इनको बोलते हैं कंप्लीट फ्रैक्शन। अब हम लोगों ने क्या सीखा कि जब हमें कभी भी क्वेश्चन में फ्रैक्शन के दो टाइप को लिखने की बारी आती है तो उसको लिखने का एक तरीका और सलीका है। इसमें हम दो तरीके से लिखते हैं। ए या एन के साथ हमारा जो भी नाउन होता है अंत तक सिंगुलर होता है, और दूसरा में सिखाया कि 2, 3, 4, 5 इन सब के साथ में हमको लास्ट वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल नाउन रखना होता है, या तो फिर अनकाउंटेबल नाउन रखना, ठीक है। और जो आपके पास में कंप्लीट फ्रैक्शन वाला बात हुआ, इसमें हम लोगों को क्या करना होता है कि नाउन में एस लगाना पड़ता है, फिर बीच में ऑफ लगाना पड़ता है, और फिर से नाउन जो दूसरा होता है उसमें भी एस लगाना पड़ता है। ये मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने आपको पहले सेंटेंसेस दिखा दिए हैं, और जब मैंने ऊपर सेंटेंसेस आपको दिखा दिए हैं उसके बाद मैंने ये चीज़ों को बताया है, ठीक है। तो आपको कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन, कोई संदेह इसमें अब नहीं रहना चाहिए। ये आज के क्लास का सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट था। ओके स्टूडेंट, बाकी आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, मैं पहले से कर रहा हूँ। तो चलिए आज के क्लास का प्रैक्टिस सेशन अब हम शुरू करते हैं। और आपको मैंने सिखा दिया है कि जब हम कभी बात करते हैं कुछ ऐसे नाउन का जिसमें 1 रुपया से ज़्यादा या एक से ज़्यादा चीज़ों की बात आती है, तो उनमें हमेशा एस लगाएंगे और उनका वर्ब प्लूरल करेंगे। तो बताइए सर, क्वेश्चन में करा था कि खत्म हो गया है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सूचना दी जा चुकी है। तो हमारे पास जब राशन की बात आती है तो राशन का मतलब क्या समझ में आए कि हमारे पास में एक से ज़्यादा चीज़ों की बात होगी। अगर हम दाल की बात करते हैं तो चावल भी होगा। दाल और चावल अगर हमारे पास है तो इसमें हमारे पास तेल भी होगा, मसाले भी होंगे। यानी सर हमारे पास में और भी चीज़ें हो सकती है ना। तो जब हमारे पास में ये आपका राशन शब्द है तो ये पता चलता है कि एक से ज़्यादा नाउन का सेंस होता है। अब एक से ज़्यादा नाउन का सेंस होने का क्या मतलब हुआ कि इस नाउन में हमको लगाना पड़ेगा क्या, एस, और साथ ही साथ इसका वर्ब भी रखना पड़ेगा क्या, प्लूरल। अब ये सारी बातों को देखेंगे तो राशन के साथ हैज गलत हो गया, ये हैज गलत हो गया। राशन में एस नहीं होने के कारण गलत हो गया, तो आंसर करेंगे हम राशन में एस भी और हैव भी। तो फाइनली आंसर जो आना चाहिए था वो होना चाहिए था आपका सी नंबर। ये राशन करने से तो अलग अलग चीज़ों की बात होती है, एक से ज़्यादा नाउन का सेंस आता है, नाउन के अंदर में एस चाहिए और वर्ब भी प्लूरल चाहिए। चलिए अब एक अच्छा बच्चा होकर के सोचिए इस क्वेश्चन को, मैंने आपको सिखाया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन के आंसर में हम लोगों को बताना है, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए उसके बाद हम देखेंगे अगले क्वेश्चन को, है ना। चलिए स्टूडेंट, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके पास में मैंने जो दिया है वो अभी मैंने कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्रैक्शन की जो बात आपको सिखाई थी उसी से रिलेटेड है, और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके पास में है। क्या लिखना है, 100 ऑफ माइग्रेंट। मैंने क्या बताया, 100 माइग्रेंट की बात हो रही है। तो कितने 100 की मतलब हमें पता नहीं है ना, इसलिए हमें 100 में क्या लगाना चाहिए था, तब हो जाएगा आपके पास में 100 ऑफ माइग्रेंट्स। जब जाके आंसर ये एक नंबर देके जाएगा।
अब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को याद होगा कि मटेरियल नाउन का ये टिपिकल सा क्वेश्चन है और उसमें हमको क्या करना है। हम लोगों ने पिज्ज़ा ऑर्डर किया था जो कि अभी तक का मेरा फेवरेट फूड में से एक है, कोई व्यक्ति बोल रहा है। अब बताइए बोलने वाले ने जो गलती की है वो क्या किया है कि उन्होंने ऑर्डर कर दिया पिज्ज़ा, ठीक है। तो आपने जब एक डिश की बात की है, एक पार्टिकुलर डिश की बात की है, तो ये सिंगुलर नाउन है। तो बीच के बाद जो आर का प्रयोग आपने किया है ये गलत हो गया। इसको आपको ईज करना पड़ेगा किसके अकॉर्डिंग, पिज्ज़ा के अकॉर्डिंग। ये बेसिक सा एक क्वेश्चन है आपके पास में। मटेरियल नाउन से इसका कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं था, ये तो सिंगुलर प्लूरल के कॉन्सेप्ट से भी बन जाता। चलिए बस 2 3 4 5 क्वेश्चन और है, फिर सेशन आपका समाप्त है। एवरी सैटरडे द वर्कर्स गेट्स देयर वीकली वेजेज। बताइए क्वेश्चन में क्या करना चाहिए। एवरी सैटरडे द वर्कर्स गेट्स देयर वीकली वेजेज। एवरी सैटरडे कोई दिक्कत, प्रत्येक शनिवार वर्कर्स को मिल जाता है। वर्कर्स प्लूरल नाउन है, जब प्लूरल नाउन है तो इनका वर्ब क्या होना चाहिए था, प्लूरल। हमेशा एक बात ध्यान में रखना है नाउन में एस लगा, वर्ब से एस हटा, ये आपको कम से कम क्या होगा, ध्यान देना होगा। ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि नाउन में एस लगा तो वर्ब से एस हटा। और ये चीज़ अगर आप गौर कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन में आप जल्दी निकल जाते हैं, जल्दी बन जाता है आपसे। तो एवरी सैटरडे द वर्कर्स गेट देयर वीकली वेजेज, वेजेज बिल्कुल सही था, वेजेज में कोई दिक्कत नहीं। बताइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आप इलाज कैसे करने वाले हैं। A lot of food we serve are wasted। आप लोगों ने कहा कि हमारे प्लेट में बहुत सा खाना कर दिया गया सर्व, और ये खाना को हम गिनती करके खाएंगे नहीं। ये एक अमाउंट है जो हमारे पेट या हमारी भूख की जो क्षमता है, हमारे खाने की जो इच्छा है उससे ज़्यादा है। ये एक मात्रा है, एक अमाउंट है, और अमाउंट हमेशा सिंगुलर माना जाता है। तो जब अमाउंट सिंगुलर माना जाता है स्टूडेंट, तो ए लॉट ऑफ फूड को सिंगुलर मानते हुए इसका आंसर क्या करेंगे आप। तो ए लॉट ऑफ फूड को सिंगुलर नाउन मानेंगे, सिंगुलर नाउन का भाव यहाँ पे आर नहीं, क्या करेंगे। क्वेश्चन का जो जवाब है वो फूड के पास था, और फूड सिंगुलर होने के कारण आंसर लेके जाएगा सिंगुलर, यानी आंसर कर लेंगे हम लोग ये। चलिए अब बताइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जवाब आपके पास क्या है। सिल्वर एज वेल एज गोल्ड आर कंसिडर्ड अ प्रेशियस एज प्रेशियस मेटल। कुछ याद करिए, हल्का सा सिंटेक्स का जो नॉलेज आपको होना चाहिए वो अगर आपके पास है तो ये क्वेश्चन तुरंत बन जाए। देखिए मैंने क्या सिखाया, क्वेश्चन में जब एज वेल एज का प्रयोग किया जाता है तो ये एक कंजक्शन है जो कितने जगह यूज होता है, एक जगह। ऐसे केस में सब्जेक्ट हमेशा पहले नाउन को माना जाता है, तो यहाँ सिल्वर आपका जो है वो सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट आपके पास जो है ये वर्ब लेके जाएगा आपका कैसा, क्योंकि मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन का वर्ब सिंगुलर होता है, तो आंसर क्या करेंगे। ठीक है चलिए अब जरा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्या मैंने कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में इस क्वेश्चन के बारे में बात की थी। अब आपको याद आना चाहिए कि आपने सिखाया था कि ए और एन लग जाएगा तब तो कहीं एस लगाना ही नहीं है। तो आप लोगों को क्या ध्यान देना था कि एन 8 years ओल्ड गर्ल, यानी यहाँ जो एस इन्होंने लगा दिया वो गलत हो गया। जब आर्टिकल एन है तो इसका मतलब एन किसके लिए यूज हुआ था, गर्ल के लिए। बीच में कहीं भी एस लगाने का मतलब है कि आप उसका बेइज्जती कर रहे हैं नाउन का, उसका नाउन लास्ट में है और उसके पहले आप किसी और को नाउन का हिस्से बना सकते हैं, ये गलत हो गया। तो आंसर होगा एन 8 year ओल्ड गर्ल। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं कि आप यहाँ पर क्या करते हैं। फिलोसिस इज टेम्पर्स। बताइए क्या हम जानते हैं कि गुस्सा का मतलब क्या होता है। अगर आप जानते नहीं हैं तो फिर हमको पहले वो सिखाना पड़ेगा। देखिए गुस्सा का साइनोनिमस भी बहुत सारा पूछता है एग्जाम में, तो ये भी आपको फायदा करेगा, इसलिए मैं बता ही देता हूँ। पहले तो इस क्वेश्चन में जो वर्ड यूज किया है उसमें वो आपका वर्ड है टेम्पर। दूसरा होता है एंगर। तीसरा होता है आपके पास में कि इंडिया वालों को गुस्सा ज़्यादा आता है, इंडिग्नेशन। फिर आता है फास्ट एंड फ्यूरियस से फ्यूरी। फिर आता है आर से रेज, और फिर आता है डब्लू से रैथ। ये सब कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो काफ़ी एग्जामिनेशंस ने अपने क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे हैं। ये सब गुस्सा के सेंस में आता है। आपको खुद से बात करनी है कि गुस्सा का मतलब कैसा नाउन, अनकंटेबल नाउन। अब अनकंटेबल नाउन की जब बात रख रहे हो तो ये एस कैसे लेगा, बस। तो ही लॉसेस हिज टेम्पर होना चाहिए था कि उसने अपना आपा खो दिया, उसने अपना गुस्सा का जो नेचर है उसे जगजाहिर कर दिया।
चलिए, तो टेम्पर में से हटाइएगा क्योंकि गुस्सा वर्ड का प्लूरल नहीं होगा। आइए और समझाइए मेरे को क्या इसमें आपको करना चाहिए। सोचिए, समझिए, जवाब दीजिए। मोस्ट ऑफ द वर्क, आपने कहा था कि मटेरियल नाउन से पहले हमने आपको बताया था कलेक्टिव नाउन, उसमें जनरल कलेक्टिव नाउन में मैंने ये बताया था। तो मोस्ट ऑफ द वर्क को हम मेजरमेंट नहीं ना करेंगे, ये अनकाउंटेबल नाउन के श्रेणी में चला जाएगा कि मम्मी दिन भर में कितना काम करती है, ये मेजरमेंट हो सकता है। मम्मी क्या क्या काम करती है, ये गिनती नहीं हो सकता है। अगर गिनती होना होता तो ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द वर्क का मतलब अनकाउंटेबल नाउन, और इसका वर्ब फिर से आपको सिंगुलर करना चाहिए था, तो आर के जगह पे इज। चलिए बताइए जल्दी से फटाफट, ये क्वेश्चन कंप्लीट इनकम्प्लीट फ्रैक्शन से रिलेटेड है। 91 ईयर ओल्ड लेडी, मैंने क्या सिखाया था कि आर्टिकल जिसके लिए आएगा आप उसी को छेड़िएगा। तो आर्टिकल किसके लिए आया था? आर्टिकल द किसके लिए आया था? आर्टिकल द किसके लिए आया था? शायद आपका जवाब होगा सर ये तो लेडी के लिए आया था। यहाँ बीच में एस का यूज करना फिर से क्या है, नाउन की बेइज्जती है। जो नाउन का काम है वो कोई और कैसे कर सकता है? तो होगा द 91 ईयर ओल्ड लेडी। अब उसका जो वर्ब है आपके पास में हैव नहीं, वो भी क्या होगा, हैज होगा। क्यों सर? क्वेश्चन का सब्जेक्ट आपके पास में कौन है? लेडी है। हर हाल में गलती का जो जगह था वो दो जगह था। एक तो द 91 ईयर ओल्ड लेडी के बाद यहाँ हैज को हैज करना है, दूसरी बात यहाँ पे एस भी हटाना है। क्लियर हो गया? तो आज के सेशन में आप लोगों ने मटेरियल नाउन के अंतर्गत जो ये सेशन देखा है 45 मिनट का, ये बहुत ही फायदेमंद है। आप लोग इस वीडियो को थोड़ा स्पीड में भी देख सकते हैं, जब इसे आप बाद में देखेंगे लाइव सेशन में तो आपको मजबूरी होती है, लेकिन आप रिकॉर्डिंग सेशन में बाद में देख सकते हैं स्पीड बढ़ा के। नोट्स वगैरह जरूर बनाइएगा, इसको क्वेश्चन जरूर बना लीजिएगा। द लिटिल बॉय डिड मेनी मिस्चीफ इन अ स्कूल। अब देखो, मैंने आपको बोला ना कि कुछ चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं कलेक्टिव नाउन में, वो भी यहाँ पे मटेरियल नाउन में दोबारा मैंने लिया है। मैंने कहा कि छोटे से बच्चे ने बहुत सारी क्या की, गलतियाँ की। तो स्कूल में जब गलती कोई करता है तो बहुत सारी करता है, और उनको हम लोग देखते हैं, नोट करते हैं और उसके हिसाब से पनिशमेंट देते हैं, तो इनको मिस्टेक्स बोलना है। जो चीज़ें नहीं दिखती हैं उनको मिस्चीफ बोलना है, और जो दिखती हैं उन्हें मिस्टेक्स बोलना है। ठीक है? तो जिन बच्चों को खास करके कन्फ्यूजन होता है उनको सिखाया जा रहा है। मिस्चीफ अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा, और मिस्टेक को काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखना है। तो मिस्चीफ मतलब हो गया एस नहीं लेने वाला वर्ड, और आपको एस अगर देना है तो आप दे सकते हैं किसके साथ में, मिस्टेक के साथ। चलिए हो गया। तो आज के सेशन का ये था अंतिम क्वेश्चन, इसके साथ ही सेशन हुआ समाप्त। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, खास करके ग्रामर सेक्शन में। कलेक्टिव नाउन का हो चुका क्लास, मटेरियल नाउन आज हम पढ़ा दिए, तो बच गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्लास में थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसमें आप लोगों को अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना सीखना भी होता है। उसमें आप लोगों को थोड़ा सा एडवांस चीज़ भी सिखाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन तो भाववाचक संज्ञा है, इसमें कुछ ज़्यादा सीखने को नहीं है। नहीं, इसमें बहुत क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है वर्ड फॉर्मेशन से, कॉमन एरर्स वगैरह में, इसलिए उसमें टाइम लगेगा। एंड लगभग वो 1 घंटा का आसपास का क्लास रहेगा आप लोगों का। चलिए, तो फिर नेक्स्ट सेशन का इंतजार करिए। और आप लोगों को पता है कि अल्टरनेट हम लोग MWF में अब कंटिन्यू मिलेंगे। कुछ क्लासेस बंद रहे हैं, उसका अपना एक पर्सनल रीजन भी होता है। जो क्लासेस आपको हम दे रहे हैं, और उसमें जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में आप पढ़ रहे हैं, वहाँ से भी आप नोट्स वगैरह बनाइए। और बाकी मैंने अपने एप्लीकेशन पे कंटेंट अपडेट कर दिया है, आप वहाँ से जा करके इनके PDFs वगैरह प्रिंट आउट करवा के बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।